हम कल पढ़ रहे थे कोशिका, अध्याय समाप्त हो गया है। अध्याय 5 कोशिका, उसके आंसर जो भी हैं आपके पास पहुंचा दिए जाएंगे। और अब हम देखेंगे अध्याय 6 ऊतक। अध्याय 6 ऊतक टिश्यू। तो ऊतक क्या होते हैं? ऊतक वो कहलाते हैं जब बहुत सारी, जैसे कोशिकाएं पढ़ी, तो कोशिका जीवन की मूलभूत संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है। मतलब जो कोशिका होती है हमारे जीवन में, वह संरचना करने वाली भी होती है और कार्य करने वाली भी होती है। हमारे शरीर के अंदर जो भी क्रियाएं होती हैं सभी कोशिकाओं के द्वारा होती है। तो कोशिकाओं का जब बहुत सारी कोशिकाओं का एक समूह मिल के बनता है तो वो ऊतक कहलाता है। मतलब कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। मतलब बहुत सारी, एक कोशिकीय है, बहुकोशिकीय, तो बहुत सारी कोशिकाएं मिलके ऊतक का निर्माण करते हैं। बहुत सारे ऊतक मिलके अंग का निर्माण करते हैं। बहुत सारे फिर अंग मिलके अंग तंत्र का निर्माण करते हैं और अंग तंत्र मिलके एक सजीव या एक शरीर का निर्माण करते हैं। तो टिश्यू, ऊतक, हमने पिछले अध्याय में हमने पढ़ा है कि सभी जीवित प्राणी या पौधे कोशिकाओं के बने होते हैं। हमने पिछले अध्याय में देखा कि सभी प्राणी या जो भी जीव हैं सबका शरीर कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। एक कोशिकीय जीवों में सभी मौलिक कार्य एक ही कोशिका द्वारा किए जाते हैं। और जो एक कोशिकीय जीव होते हैं तो उसके शरीर के समस्त क्रियाएं, समस्त कार्य एक ही कोशिका के द्वारा करते हैं। उदाहरण के लिए अमीबा एक ही कोशिका द्वारा गति, भोजन लेने की क्रिया, श्वसन क्रिया, उत्सर्जन क्रिया संपन्न की जाती है। तो जैसे अमीबा एक जीव है तो उसमें चाहे भोजन ग्रहण करने की गति, मतलब चलने की, उत्सर्जन हो, श्वसन हो, मतलब शरीर की जो भी समस्त क्रियाएं वो एक कोशिका के द्वारा ही की जाती है। तो लेकिन बहुकोशिकीय जीवों में लाखों कोशिकाएं होती हैं। और जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं जैसे मनुष्य है, विकसित प्राणी और जो भी, तो उनका शरीर लाखों, करोड़ों, अरबों कोशिकाओं का बना होता है। इनमें से अधिकतर कोशिकाएं कुछ ही कार्यों को संपन्न करने में सक्षम होती हैं। तो इसमें से अधिकतर कोशिकाएं कुछ ही कार्य संपन्न कर सकती हैं। मतलब सभी कोशिकाएं अलग अलग प्रकार का कार्य करती हैं। प्रत्येक विशेष कार्य कोशिकाओं के विभिन्न समूहों द्वारा किया जाता है। कोशिकाओं के ये समूह एक विशिष्ट कार्य को ही अति दक्षता पूर्वक संपन्न करने के लिए सक्षम होते हैं। मनुष्यों में पेशी कोशिका फैलती और सिकुड़ती है। तो सभी कोशिकाओं का अलग अलग कार्य होता है बहुकोशिकीय जीवों में, क्योंकि कोशिकाएं मिलके अंग बनाती हैं, कोशिका मिलके ऊतक बनाते हैं, ऊतक मिलके अंग बनाते हैं और सभी अंग अपने अलग अलग प्रकार से कार्य करते हैं। तो मनुष्य में पेशी कोशिका फैलती है और सिकुड़ती है जिससे गति होती है।
मतलब जो पेशी कोशिकाएं होती हैं तो वो फैलती हैं और सिकुड़ती हैं, जिसके कारण उसमें गति पाई जाती है। तंत्रिका कोशिका संदेशों की वाहक होती है। तो जो तंत्रिका कोशिका होती है, न्यूरॉन सिस्टम, वह हमारे शरीर की सूचनाओं को लाने ले जाने का कार्य करती है, आदान प्रदान का। मतलब समस्त शरीर से सूचनाओं को मस्तिष्क तक पहुंचाना और मस्तिष्क से पुनः उसके प्रति प्रतिक्रिया को उत्पन्न करना, यह तंत्रिका कोशिका का काम होता है। मतलब संदेशों को पहुंचाता है। रक्त ऑक्सीजन, भोजन, हार्मोन और अवशिष्ट पदार्थों का वहन करता है। और जो रक्त होता है ऑक्सीजन, भोजन, हार्मोन और अवशिष्ट पदार्थों का वहन करता है। पौधों में वाहक नलियों से संबंधित कोशिकाएं भोजन और पानी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती हैं। पौधों में वाहक नलिकाएं पाई जाती हैं, जैसे जाइलम है, फ्लोएम है। इसके द्वारा उसमें भोज्य पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य करते हैं। बहुकोशिकीय जीवों में श्रम विभाजन पाया जाता है। तो जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं उनके शरीर में श्रम विभाजन, श्रम मतलब होता है कार्य, और कार्य के आधार पर सभी कोशिकाओं का अलग अलग, हाथ का कार्य अलग है, मुंह का कार्य अलग है, दांतों का कार्य अलग है, जीभ का कार्य अलग है, कान का कार्य अलग है, नाक का कार्य अलग है, हृदय का कार्य अलग है, पाचन तंत्र का काम अलग है, उत्सर्जन तंत्र का कार्य अलग है, न्यूरॉन तंत्र का कार्य अलग है। तो इस प्रकार से सभी अलग अलग प्रकार के श्रम विभाजन, तो सभी अपना अपना काम करते रहते हैं। और तो इस प्रकार से ये अलग अलग कार्य करने वाले जो जीव होते हैं, मतलब बहुकोशिकीय प्राणी होते हैं, उनके शरीर में श्रम विभाजन पाया जाता है। शरीर के अंदर ऐसी कोशिकाएं जो एक तरह के कार्य को संपन्न करने में दक्ष होती हैं, और शरीर के अंदर ऐसी कोशिकाएं जो एक तरह के कार्य करने में संपन्न होती दक्ष, मतलब अलग अलग अंग वाले अलग अलग एक ही प्रकार का कार्य करती हैं, दूसरा कार्य नहीं करेंगी। सदैव एक समूह में होती हैं। इससे ज्ञात होता है कि शरीर के अंदर एक निश्चित कार्य एक निश्चित स्थान पर कोशिकाओं के एक विशिष्ट समूह द्वारा संपन्न किया जाता है। बहुकोशिकाओं का यह समूह ऊतक कहलाता है। मतलब बहुत सारी कोशिकाओं का जो समूह होता है वह ऊतक कहलाता है। ये ऊतक अधिकतम दक्षता के साथ कार्य कर सकने के लिए एक विशिष्ट क्रम में व्यवस्थित होते हैं, और जो ऊतक होते हैं एक विशिष्ट प्रकार का काम करने और अधिकतम दक्षता प्राप्त मतलब अधिक कार्य करने के लिए एक विशिष्ट क्रम में उपस्थित होते हैं। रक्त, फ्लोएम तथा पेशी ऊतक के उदाहरण हैं। वे कोशिकाएं जो आकृति में एक समान होती हैं तथा किसी कार्य को एक साथ संपन्न करती हैं, समूह में एक ऊतक का निर्माण करती हैं। क्या पौधे और जंतु एक ही तरह के ऊतकों से बने होते हैं? आइए हम विभिन्न ऊतकों की संरचनाओं तथा उनके कार्यों की तुलना करें। क्या पौधों और जंतुओं की संरचनाएं समान होती हैं? क्या दोनों समरूप कार्य करते हैं? दोनों में स्पष्ट अंतर होता है। पौधे स्थिर होते हैं, वे गति नहीं करते। उनके अधिकांश ऊतक सहारा देने वाले होते हैं तथा पौधों को संरचनात्मक शक्ति प्रदान करते हैं। ऐसे अधिकांश ऊतक मृत होते हैं। ये मृत ऊतक जीवित ऊतकों के समान ही यांत्रिक शक्ति प्रदान करते हैं तथा उन्हें कम अनुरक्षण की आवश्यकता होती है।
दूसरी ओर जंतु भोजन, साथी और आश्रय की खोज में इधर उधर विचरण करते हैं, लेकिन पौधे विचरण नहीं करते। ये पौधों की अपेक्षा ऊर्जा का अधिक उपभोग करते हैं और पौधों की अपेक्षा इनके शरीर में ऊर्जा की भी अधिक मात्रा की आवश्यकता पड़ती है। जंतुओं के अधिकांश ऊतक जीवित रहते हैं और जंतुओं के जो शरीर के ऊतक होते हैं वो जीवित रहते हैं। जंतु और पौधों के बीच उनकी वृद्धि के रूप में एक और भिन्नता है। पौधों की वृद्धि कुछ क्षेत्रों में ही सीमित रहती है, जबकि जंतुओं में ऐसा नहीं होता। पौधों के कुछ ऊतक जीवन भर विभाजित होते रहते हैं, ऐसे ऊतक कुछ क्षेत्रों में ही सीमित रहते हैं। ऊतकों की विभाजन क्षमता के आधार पर ही पौधों के ऊतकों, पादप ऊतकों का वर्गीकरण किया जाता है। वृद्धि अथवा विभोज ऊतक मतलब विभाजन करने वाली ऊतक तथा स्थायी ऊतक कुछ ऐसे होते जो स्थिर रहते हैं। जंतुओं में कोशिका वृद्धि अधिक एक रूप होती है, मतलब जंतुओं में जो कोशिका वृद्धि होती है वो एक रूपता पाई जाती है। मतलब इस अंग में यदि कोशिका हाथों में विभाजन हो रहा है कोशिकाओं का तो एक समान, ऐसा नहीं होगा कि एक हाथ बड़ा हो जाए एक छोटा हो जाए, तो एक रूप होती है। अतः जंतुओं में विभाज्य तथा अविभाज्य क्षेत्रों की कोई निश्चित सीमा नहीं होती। मतलब इसमें कोई निश्चित सीमा नहीं है कि कौन कितना विभाज्य होगा या अविभाज्य होगा। अंगों और अंग तंत्रों का संरचनात्मक संगठन जटिल पौधों की अपेक्षा जटिल जंतुओं में अति विशिष्ट तथा सीमित होता है। यह मूल अंतर जीवधारियों के दो महत्वपूर्ण समूह के जीवन यापन के विभिन्न तरीकों को दर्शाता है। विशेषकर इनके भोजन करने की प्रक्रिया में संरचनात्मक संगठन एक ओर पौधों के गतिहीन अस्तित्व तथा दूसरी ओर जंतुओं के प्रचलन के लिए अंग तंत्रों के विकास हेतु विभिन्न प्रकार के अनुकूलित होते हैं। जटिल जंतुओं तथा पौधों के संदर्भ में अब हम ऊतकों की अवधारणा के बारे में विस्तृत से अध्ययन करेंगे और हम देखेंगे कि ऊतक क्या होते हैं, किसे कहते हैं। इस प्रकार से आगे हम कल पढ़ेंगे।